बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद ब्लोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। अडयाला से पैगाम आया और वही बात हुई जो हमने पिछली वीडियो में की थी कि ये जो गठजोड़ है हुकूमत का और जजेस की तैनाती का, हालांकि आज सिंध के 12 एडिशन जजेस ने हलफ उठा लिया। अब सारी नज़रें लगी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वहाँ पर जो चीफ जस्टिस को रिप्लेस करने आ रहे हैं वो अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लाए आ रहे हैं, लाहौर से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। उस पर एक नाम आपने फ्लोट किया था, एक नाम और मार्केट में आ चुका है। इस पर इमरान खान ने भी अपने पैगाम में कहा है। इसके अलावा उन्होंने साथ वाली बिल्डिंग के पर भी कुछ कमेंट्स पास किए हैं कि वो जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, 26 जनवरी को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है लेकिन वो अभी तक बैठे हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी लंबी चौड़ी फिर उनकी ट्वीट है जिसमें 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने के अलावा पीका एक्ट जो मंजूर हुआ है उस पर भी उनका रद्द अमल आया। लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये क्या होने जा रहा है? जजों को क्यों इतना अब तकरीरों में वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, उनके खदशात क्या हैं कि बाहर से बंदा आएगा और वो आके चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालेगा। ये इनको सिर्फ 6 जजेस को वो ख़त लिखने की सज़ा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मैं शायद वो वाहिद बंदा था जो, बल्कि हम दोनों अपनी वीडियोस में ये कहते रहे थे कि ये बिगाड़ मज़ीद बढ़ेगा, अदलिया को मज़ीद तबाह किया जाएगा। जो कोई दम खम अदलिया के अंदर बाकी है उसको भी मुकम्मल तौर पर इन्होंने ख़त्म करना है। और वही चीज़ें हमें यहाँ इस वक्त पहले मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जज, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, उसके बाद सिंध में तो 12 पीपल्स पार्टी के तकरीबन लोग लगा दिए गए। पूरा मुल्क इस पर सरापा एहतजाज है। इवन के वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक है नज़रियाती तौर पे, वो भी इस बात पर हैरान है कि ये जो लोग 12 लगाए गए हैं ये तकरीबन सारे ही पीपल्स पार्टी, यार उनमें से अक्सरियत वो हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं, यानी हुकूमत के लगाए हुए सरकारी वकील, उनको उठाकर जज लगा दिया गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदलिया की तबाही और बर्बादी का क्या सामान तैयार किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आपको पता है 8 जजेस तैनात होने हैं। उसके बाद हो सकता है कि फुल कोर्ट की तारीफ ही तब्दील कर दी जाए। हाई कोर्ट की तरह 10, 12 या 15 जजेस जो मनपसंद हो उनको बिठाकर कहा जाए कि ये फुल कोर्ट है, क्योंकि चीफ जस्टिस के कोर्ट 1 के अंदर तो अब वो जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ करता था अब शायद वो भी रहो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 19 जज बैठ सकते हैं। और 19 जजेस के बाद अगर वहाँ पर तादाद 24-25 हो जाती है तो बाकी 5 जजेस आप कहाँ बिठाएंगे? तो ये अब वहाँ पर मेरे ख्याल में फुल कोर्ट की डेफिनेशन ही सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो रही है और ये वही डेफिनेशन लगाई जाएगी जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर होती हैं कि 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच को भी फुल कोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह का कुछ हो रहा है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अब फिर एक बार आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर सारी नज़रें हैं, क्योंकि 11 फरवरी को जो इजलास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुलाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस तैनात होंगे। तमाम हाई कोर्ट्स यानी 5 हाई कोर्ट्स हैं बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो 5-5 सीनियर जजेस में से जजेस तैनात किए जाएंगे। तो 25 जजेस में से 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, जिसमें मुमकिन तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब भी शामिल हैं। अब आमिर फारूक साहब इस वक्त अगर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो मुस्तकबिल में जाके चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में भी शामिल होंगे। वैसे तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का एक क्राइटेरिया ही चेंज हो गया है। अब तो चौथे नंबर वाला जो है, 26वीं तरमीम के बाद जो सरकार के ज्यादा करीब होगा वो उठा लिया। जी। अब देख रहे हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। दोस्त शोस्त नहीं है, वो जज हैं यार, तो दोस्त ही है ना। नहीं तो देखे ना, अब वो भी चीफ उन्होंने आज आपको चुप भी कराया। नहीं, वो जस्टिस शायद बिलाल साहब थे। मैं और मियाँ अकील अफजल वहाँ आपस में जरा सरगोशी कर रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि शायद हमारी आवाज, क्योंकि वहाँ खामोशी थी। वैसे तो ये कान में बात करें ना तो पूरा मोहल्ला सुन लेता है। तो वो हम सरगोशी कर रहे थे, वो हमारे साथ ही बिल्कुल इधर साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने ना लेड पेंसिल ने ना जो उनका टेबल था ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे ठक ठक किया और फिर गुस्से से देखा खामोश हो जाए। और उसके बाद अकील साहब तो वही नीचे बैठ गए और मैं थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। मैंने कहा चले जी, अब हो सकता है हमसे गलती हुई हो, इतनी आवाज लाउड हो गई हो कि जज साहब जो है वो डिस्टर्ब हुए हो। बहरहाल हमारी वजह से कम से कम आज वो कमरे अदालत में 2 लफ्ज उन्होंने अदा किए, ये बड़ी अच्छी बात यार। क्योंकि जब से वो बेंच में आया है ना उसके बाद खामोश है। कोई ऑब्जर्वेशन जैसे शायद बिलाल साहब की जानिब से नहीं दी गई। वैसे तो बड़े काबिल जज हैं, उनकी जजमेंट्स की बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं कि बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी लिखते हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में उनका जजमेंट जो है वो लिखा हुआ होता है। तो इंशाल्लाह हम भी कभी अनकरीब उनका लिखा हुआ कोई ऐसा ही जजमेंट पढ़ेंगे। हो सकता है कि आईनी बेंच में से वही कोई फैसला लिख दें, मिलिट्री कोर्ट्स वाला वही लिख दें, क्योंकि अमीनुद्दीन साहब के बस की बात तो मालूम नहीं पड़ती। हो सकता है मोहम्मद अली मदर साहब लिख दें। बहरहाल अच्छा, ये एक छोटा सा वाक़या हुआ।
तो करामत मुगल साहब 8 जजेस अब सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, हाई कोर्ट में जगह खाली हो रही हैं। आमिर फारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो पीछे जो 3 सीनियर 3 जज बनते हैं ना, जिनमें से फिर चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन होनी है, उनमें मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है और तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। वैसे तो हमें कुछ अर्सा पहले ये इतलात भी मिली थी कि शायद तारिक महमूद जहांगीरी साहब अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर मजीद इतलात सामने आई। अब मैंने जैसे कहा ना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट देखती है कि कौन सा ऐसा इकदाम किया जाए कि जिससे से ज़्यादा तबाही और बर्बादी है, जिससे निज़ाम इंसाफ को तबाह करने में, उसको अंदर से तोड़ फोड़ करने में, जैसे हथौड़ा आपके हाथ में हो और आप इमारत की बाहर से आपको बड़ी खूबसूरत और दिलकश मालूम हो रही हो, लेकिन आप अंदर जाएं तो उसकी आपने सारी दीवारें जो है वो तोड़ फोड़ के रखी हो और सिर्फ आपको पिल्लर खड़े हुए नजर आए और पिल्लर पर भी हथौड़े पड़ चुके हो। तो यहाँ यही कुछ हो रहा है, इमारत अंदर से हथौड़ों से तोड़ी जा रही है। और उसके लिए अब जो ताज़ा तरीन बयान इस वक्त, जो अफवाह इस वक्त शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है करामत मुगल साहब, वो ये है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब मुमकिन तौर पे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आप ज़हन में रखें कि पहले शमशाद साहब का नाम नहीं, सबसे पहले सदाकत अली खान साहब थे। हाँ। अब सदाकत अली खान साहब के बारे में गुज़श्ता दिनों हमारे लाहौर से मोहम्मद इशफाक साहब हैं, दुनिया न्यूज़ में होते हैं सहाफ़ी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि बाकिर नजफी साहब और सदाकत अली खान साहब मुमकिन तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं लाहौर से। अच्छा, जिनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। तो ये भी इस मुल्क के अंदर सानियात हम देख रहे हैं। उनमें बाकिर नजवी साहब और दूसरे जस्टिस शुजात साहब थे। शुजात साहब अभी भी वहीं पे है। बाकिर नजवी साहब अगर यहाँ पे आते हैं तो आप अंदाजा लगा ले कि यही जुडिशल कमीशन जिसने गुज़श्ता साल जून में बैठ के वाला फैसला, जिनका 50 रुपए वाले हैं जी, ये आपका वो मशहूर जमाना जो ट्वीट आपने किया था ना, जो बहुत दूर तक पहुंचा था, ये वही 50 रुपए वाले हैं। और इन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अमले को जाती उम्रा भेजा था, वो इधर नहीं आए थे। अमला आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमला इस्लामाबाद हाई एयरपोर्ट पे भेजा। तो यहाँ पे ये वही जज साहब है बाकिर नजफी साहब, और ये वही बाकिर नजफी साहब है जिन्होंने मरियम नवाज के बारे में कहा था कि नैब इनको गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताएगा। और इन्होंने जब जमानत ली थी मरियम नवाज की, तो इन्होंने कहा था कि खातून होने के नाते ये जमानत की मुस्तहिक है। तो ये वो जज साहबान है। बहरहाल अब ये अगर आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब आते हैं, तो ये भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सीनियर है। और एक बार फिर हमें डोगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन सकती है। इससे पहले मैंने जैसे कहा कि जस्टिस सदाकत साहब के बारे में खबर आई, लेकिन बाद में सुना है कि वो माजरत कर गए। उसके बाद खबर आई जस्टिस शहराम चौधरी साहब के बारे में, उनके बारे में अब इतलात हैं कि वो भी शायद पीछे हट चुके हैं। और वो भी देखें ना, जजेस के अंदर भी ये होती है राय कि यार जो जज वहाँ पे बैठा है, जो मकामी है, मैं वहाँ से यहाँ से ट्रांसफर होके जाऊँ और मैं उनका हक मारूँ, तो कौन आपको यहाँ पर जो है वो इज्जत और एहतराम देगा जिनका आप हक मारेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो चीज़ रह जाती है। कांटे दिल में लगे तो वो टूट जाते हैं, और कांटा अगर दिल में चुभ के टूट जाए तो फिर वो तकलीफ जो है वो रहती है और कांटा भी नहीं निकलता। तो यही कुछ सूरत हाल हमें यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। 2 जजेस इनकार कर चुके हैं, तीसरे के बारे में खबरें हैं। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आए। लेकिन हमने गुज़श्ता कुछ अरसे से जो इस्टेब्लिशमेंट के काम करने का अंदाज़ है, उसका पैटर्न है, उसको अगर हम देखें तो हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ प्लान करती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो कानूनी, गैर कानूनी, शरई, गैर शरई, वो सियासी, गैर सियासी, जमहूरी, गैर जमहूरी, इखलाकी या गैर इखलाकी तरीके से किसी भी तरह से वो उसको करने पे जब आते हैं तो वो करते हैं। 26वीं यानी तरमीम हमारे सामने है, तो ये सोचना कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, वो करेंगे। जब उन्होंने करना है तो उन्होंने करना है। और तबाही और बर्बादी का रास्ता यही है कि शायद बाहर से कोई जज आए और वो यहाँ मकामी जजेस को नज़रअंदाज किया जाए, उनकी हक तलफी की जाए। और देखें, गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये हक बनता है कि वो हाई कोर्ट में से ही उस जज को लिया जाए, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त मकामी जजेस हैं आमिर फारूक साहब के बाद, उन्हीं में से किसी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जाए। तो ये इस वक्त अलमिया है करामत मुगल साहब। जहाँ से देखें, अब वो देखें रियाजत अली सहर साहब जो उन्होंने आज हल्फ उठाया है, वो जज हैं जिन्होंने 2012 का तौहीन अदालत का कानून बना दिया, हालांकि उसका कोई वजूद नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने उठकर बताया कि भाईजान ये तो कानून ही नहीं है, तुम गलत पढ़ रहे हो। तो पता नहीं वो कानून की किताब उन्होंने कहाँ से ली। फिर आप देखें कि 2015 में उनको एडिशनल जज के तौर पे मुस्तकिल नहीं किया गया, तो पाकिस्तान में आपको रोड साइड फुटपाथों से मिल जाती। जी, उनको मुस्तरद कर दिया गया नाम। और फिर उसी जुडिशल कमीशन ने उसी जज को, उसी वकील को दोबारा जो है वो हाई कोर्ट का एडिशनल जज लगा दिया। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि अदलिया के अंदर जो कोई रही सही सिक्कत है ना करामत मुगल साहब, वो
कुचली जाएगी, सकत वो कुचली जाएगी, ख़त्म की जाएगी। तबाही और बर्बादी का ये सफ़र हम खुद देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, रोशनाइयाँ फूटेंगी, आतिशबाजी होगी और उसके बाद हर चीज़ धड़ाम से ख़त्म। हाँ ना, इसी तरह होना है सर, इसी तरह होना है। और साथ जो उन्होंने सबसे अहम मौजू अब उठाया है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपको पता मुशावरत रुखसती से रिटायरमेंट से पहले शुरू हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ ख़त लिखने के बावजूद, एक खत उमर अयूब साहब ने लिखा, दूसरा शिबली फराज साहब ने वज़ीर आज़म को लिखा कि आए बैठे इस पर बात करें, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाएं, पार्टियों से मुशावरत करें। वहाँ बिल्कुल खामोशी है। देखें, जब आप 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो हमने उसी वक्त कहा था कि ये एक ऐसा लॉक लगाया जा रहा है इस आईनी तरमीम के अंदर जो कभी किसी सूरत ये लॉक नहीं खुलेगा, और जब ये लॉक नहीं खुलेगा तो सिकंदर सुल्तान राजा एक तरह से ताहयात चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हो चुका है। ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि मेंबरान इलेक्शन कमीशन भी ताहयात है, क्योंकि जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नाम पर इत्तेफाक नहीं होगा तो आइन में लिखा हुआ है कि ये लोग अपने ओहदे पर विराजमान रहेंगे और अपना ओहदा जारी रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ना डेडलॉक ख़त्म हो, ना किसी ऐसे नाम पर इत्तेफाक हो जो गैर जानिबदार हो। तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो राजा हैं तो बस राजा महाराजा बन गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वही रहेंगे, मेंबरान भी वही रहेंगे। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा है, मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये अलमिया है करामत मुगल साहब, और सानेहात पे सानेहात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। और हमारी रियासत की बदकिस्मती है या हमारे नसीब कुछ कुदरत ने ऐसे लिख दिए हैं। वैसे अमूमी तौर पे लोगों के जुल्म और जबर को भी ना हमारे यहाँ किस्मत का नाम देकर अवाम को, लोगों को खामोश करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद अब लोगों को इस बात का एहसास भी हो चुका है कि हमारी किस्मत ख़राब नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमारे हकूक़ पर गासिब हैं, जो हमारा हक छीन रहे हैं, और उन लोगों के बारे में और जो लोगों के हकूक़ की बात कर रहे हैं बार बार। आज भी 2 खिताबात किए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, तो बुनियादी इंसानी हकूक़, इंसाफ की फराहमी, काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, लेकिन तकरीर कल होनी है। जी, असल तकरीर तो खैर कल होनी है, वो सबको पता है कल होनी है। उनके खिलाफ भी आज रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। सारे सहाफ़ी चहमगोइयाँ कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ एक नई शिकायत आ रही है जिसको रेफरेंस कहा जाता है। अब आखिरी हाल उनको रेफरेंस के जरिए निकालने का किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था ना, तो इमरान खान आज भी उस चीज़ के ऊपर पछताते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब के बकौल 2022 में उन्होंने कहा था कि मैंने काबीना इजलास में ये कहा था कि हमें एज गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में नहीं कूदना चाहिए, हमें ये रेफरेंस हुकूमत की जानिब से नहीं भेजना चाहिए। हाँ, अगर आपने ये रेफरेंस भेजना है तो आप किसी प्राइवेट वकील के ज़रिए भिजवा दें, कोई ILF का कोई वकील कर दे या कोई और वकील उसके ज़रिए भिजवा दें। हुकूमत को इसमें फ़रीक नहीं बनना चाहिए। और फिर देखें कि PTI की वजह से जो गलती उनसे हुई, हालांकि वो आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त तरीक़ाकार था, कोई गलती नहीं थी। जो सवाल उसमें उठाए गए थे, काजी फैज ईसा उनका जवाब नहीं दे सका, रसीदें नहीं दिखा सका, बीवी के साथ मुश्तरका अकाउंट पकड़ा गया, जवाब नहीं दे सका। तो ये सवालात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसकी वजह से काजी फैज ईसा ने जो कुछ PTI के साथ किया अपने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो इबरत पकड़नी हो किसी ने तो मेरे ख्याल में यही सामान बहुत है। लेकिन अगर आपकी किस्मत जो है वो आपने खुद उसको तबाही और बर्बादी का सामान अपने लिए तैयार करना है, तो फिर ले आए एक सदर जरदारी साहब एक रेफरेंस भेज दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अक्सरियत उनके पास पहले से है, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर साहब के दरमियान इख्तलाफात वैसे चल रहे हैं। तो अल्लाह खैर सल्ला, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सब कुछ उनके लिए परफेक्ट। इफ्तिखार चौधरी साहब के बालों से पकड़कर घसीटा गया, मारा पीटा गया, घरों में लॉक किया गया, उनको उनके साथ हर तरह की बदसलूकी की गई, ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। नया चीफ जस्टिस आया, 1.5 साल तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हर चीज़ रिवर्स हुई। करामत मुगल साहब, यहाँ सिर्फ उस मुनासिब वक्त का इंतज़ार है, और जब वो मुनासिब वक्त आएगा ये सारी चीज़ें ऐसे अपने हाथों से उठा कर ये वापस रखेंगे और ये सारी चीज़ें रिवर्स होनी है। और जिनको पता है कि ये रिवर्स होनी है वो अब आज भी मोहतात हैं, और जिनको पता है कि शायद हम ही सारी ज़िंदगी रहेंगे, वो क्या कहते हैं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इंसान एक प्लान इंसान बनाता है, देखिए अभी 34 महीने में हर प्लान इनका नाकाम हो रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यार मेरे ख्याल में 3 महीने से ज्यादा कोई प्लान इनका, कोई नैरेटिव इनका नहीं चला। अव्वल तो नैरेटिव बना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने
फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की भी है तो अपने ही फेफड़े फुलाएंगे, तो वो उससे 3 फर्क महीने नहीं से ज्यादा नहीं चला। और अभी भी आप देख लें कि वो अलकादर ट्रस्ट केस बनाया हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब की अपील आ चुकी है। अब उस केस में अगर मलिक रियाज साहब अपना सारा वो रिकॉर्ड दे दे कि ये पैसा मेरा था, मैंने वहां पर ये एग्रीमेंट किया, उनका वीडियो मैसेज एक पड़ा हुआ, जी जी, लोगों ने तो वो भी हिस्ट्री से निकाल के दी। जी जी, तो उन्होंने देखे ना कि वो अगर आकर यहाँ पे सारा रिकॉर्ड देने, वो मनी ट्रेल देने, पैसा कैसे आया, वो एग्रीमेंट जमा करवा दें, वो वहां पर जो अकाउंट डी फ्रीज हुए थे उसका ऑर्डर दे दे, तो यहाँ पे अगर जो सुप्रीम कोर्ट के साथ बार्गेनिंग की होगी वो बताएं, जो जिसके एवज उन्हें जरदारी साहब ने सिंध में जमीनें लाट की थी वो भी वजह बता। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट से ये सारी चीज जमा हो गई और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये पैसा मलिक रियाज का था, तो आप अलकादर ट्रस्ट तो बहुत से बेनकाब जो है बस यही नकाब उतरेगा, और जो बेगुनाह है वो सबको पता है। मुझे और सईद बलोच साहब को इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।